हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम ग्रास्प ऑफ यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जनवरी मंथ के इन्वायरमेंट के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप जानते हैं इन्वायरमेंट के लिए जब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स जो है वही मैक्सिमम प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है आपकी प्रेपरेशन का। तो इन्वायरमेंट के 1.5 साल के मिनिमम, वैसे तो 2 साल कहा जाता है कि करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए, पर अगर आपके पास समय है तो आप प्लीज कम से कम 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो देख कर जाइए। अगर आप कुछ समय से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, गुड इनफ। आप थोड़ा भी जनरली अवेयर हैं तो इट्स गुड फॉर यू। आप वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फैक्चुअल चीजें, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। Okay, so in case you find this particular video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. Also, if you've been struggling with the Vision IAS monthly magazines in general, तो channel पर सेक्शन वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। यू विल डेफिनेटली बेनिफिट। ऑल्सो, अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने नहीं शुरू किए हैं, विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स में से ही जो बन रहे हैं, जो इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे। हम डेली 3 क्वेश्चंस वहां पे डलते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक हम सितंबर मंथ की कवर कर चुके हैं, सितंबर मंथ तक की। हम अगस्त के महीने की अभी कर रहे हैं मैगजीन, वहां पे रिवाइज यानी कि एमसीक्यूज के माध्यम से। आप प्लीज एमसीक्यूज चेकआउट कीजिए, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज बन रहे हैं। एग्जैक्टली वो एलिमिनेशन का दिमाग जो आपको यूपीएससी में चाहिए, वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपकी मंथली मैगजीन्स की रिविजन भी हो जाएगी। ओके, सो ऑल्सो if you've not joined or द टेलीग्राम चैनल, तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइगर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया, इन्वायरमेंट में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो कंटेम्प्ररी करंट अफेयर्स होते हैं, दे आर नॉट करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो अगर 2-3 साल से कुछ चल रहा है, 2-3 साल में कुछ हुआ है इन्वायरमेंट में, तो वो आपके प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे ही प्रोजेक्ट चीता जो है, उस पर सवाल पिछले साल नहीं आया तो इस साल बिल्कुल आ सकता है। तो आपको चीतास के बारे में पता होना चाहिए, टाइगर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको जो 7 बिग कैट्स हैं उनके बारे में एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग, बेयर मिनिमम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो आई वुड डेफिनेटली प्रोवाइड यू यहीं पे। सो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई विल स्पीक हियर। बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप कुछ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। डू नॉट वरी। साथ के साथ बिग कैट्स, ये 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के कैसे रहे, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या अचीवमेंट्स रही हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी थिंग हियर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज क्या है? न्यूज है बेसिकली कि 2023 में हमने बेसिकली क्या सेलिब्रेट किया 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक्चुअली ये पिछले साल भी न्यूज आ चुकी है, यानी कि 2023 में जब हमने इसको सेलिब्रेट किया 50वां वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का, तो अब ये फिर से क्यों आया है इस मंथली मैगजीन में। एक्चुअली ना द हिंदू में बहुत अच्छा मटेरियल आ गया टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में। वो इतना डिटेल्ड और इतना ब्यूटीफुल मटेरियल था कि विजन आईएएस को लगा दैट इट्स वर्थ covering this topic again in this particular magazine. ओके, वो बहुत ही अच्छा मटेरियल था, तो उसके एक्सर्प्ट्स आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज द न्यूज? अगेन हम 2023 को ऑफिशियली मार्क कर चुके हैं एज द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? नाउ बिगिंस द एक्चुअल डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जिसको लॉन्च किया गया था 1973 में। ओके, अब सबसे पहली चीज तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको याद रखना है। अब एक और चीज,
जब इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था तो 9 टाइगर रिजर्व्स, 9 टाइगर रिजर्व्स डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के स्टेट्स में बेसिकली हमने शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ की थी। तो 9 एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए यूजुअली हम किस सोच के साथ प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं कि अगर कहीं पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कोई भी फैक्ट ऐसे इन द सेंस कोई भी नंबर लिखा होगा तो वो गलत ही होगा, हम यूजुअली ये सोचते हैं। लेकिन यूपीएससी कई नंबर्स को गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो इतना कॉमन है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इतना न्यूज में है और इतना कॉमन है कि आपको वो पता हो कि एग्जैक्टली 9 टाइगर रिजर्व से ही हमने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट टाइगर का सफर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं क्लीशे चीजें, कहीं कॉमन चीजें आप याद रखें। वैसे ही अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो एक एमसीक्यू मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का उस क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट है कि उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब क्या है ना, यूजुअली आप क्या सोचेंगे कि यूपीएससी हेडक्वार्टर्स गलत लिख सकता है, प्रोन टू मैनिपुलेशन, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पर ये इतना इतना क्लीशे है ना, इतना कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स। और आपको मैं एक और बात बता दूं, कोई कुछ भी कहे, आप पास ईयर पेपर्स उठा के देखिए, बहुत बार यूपीएससी ने हेडक्वार्टर्स को गलत नहीं किया है, हेडक्वार्टर्स वाली स्टेटमेंट सही हुई है। ये एक एक्सेप्शन है, बट आई एम नॉट गेटिंग देयर। ये आपके लिए कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप इतना तो एटलीस्ट अपनी जनरल नॉलेज को इस लेवल तक तो लेके आइए। ओके, अब यहाँ पे और क्या कि यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टाइगर रेंज स्टेट्स को, ताकि इन सीटू कॉन्जर्वेशन हो सके। यानी कि जहां पर टाइगर्स हैं उन्हीं जगहों को टाइगर रिजर्व बना दो, ताकि जहां वो रहते हैं वहीं पे इन सीटू उधर के उधर ही उनका कॉन्जर्वेशन हो जाए। हमें उनको कहीं एक्स सीटू यानी कि वहां से ले जाके नहीं कहीं पे रखना ताकि उनको कंजर्व करें हम वहां पे। ओके, तो ये कुछ बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप जानते ही हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑब्जेक्टिव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको वर्बैटिम पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब आप नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 विद द ऑब्जेक्टिव, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, विद द ऑब्जेक्टिव टू ensure maintenance of a viable population of tigers in India for scientific, economic, aesthetic, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, कि हमें एक वायबल पॉपुलेशन टाइगर्स की मेंटेन करनी है भारत में साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यूज के लिए। लेकिन यहीं पे वो खत्म नहीं होता। अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक पूरा सवाल आ गया प्रोजेक्ट टाइगर का, तो आप तो कहीं स्टेटमेंट्स को गलत मार्क कर सकते हैं। अगर आपने वो वेबसाइट को कभी नहीं देखा जहां पे ये लिखा है कि हमें वी हैव टू प्रिजर्व इट, प्रिजर्व द पॉपुलेशन फॉर ऑल टाइम्स, है ना, वी हैव टू प्रिजर्व द एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेशनल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट, एडुकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। ये वहां पे लिखा है। और अगर आप हर चीज की वेबसाइट तो नहीं जाके पढ़ सकते, है ना, लेकिन इसीलिए आपको ये चैनल फॉलो करना चाहिए जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, द बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए वो मिलती है। ओके, सो यू मस्ट नो दिस। अब प्रोजेक्ट टाइगर फॉलो करता है एक होलिस्टिक इकोसिस्टम अप्रोच को। अब देखिए, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम एकमात्र सिर्फ टाइगर के ऊपर अपना फोकस दे दें, लेकिन नहीं ना, टाइगर अकेला क्या है, कुछ नहीं है। कोई इंसान, कोई प्राणी अकेला कुछ नहीं है। वो, उसको अगर आपको बचाना है, प्रॉपरली हेल्दी रखना है, खुश रखना है, तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी बचाना पड़ेगा आपको, जिनके ऊपर वो निर्भर है उनको भी बचाना पड़ेगा आपको, है ना। सो ये होता है पूरा इकोसिस्टम। अगर कुछ भी अपनी जगह से हिल गया तो ऑफकोर्स टाइगर्स कैन नॉट बी कॉन्जर्व। तो हम फॉलो करते हैं एक होलिस्टिक इकोसिस्टम अप्रोच को। ओके, ऑल्दो हमारा मेन फोकस इस फ्लैगशिप स्पीशीज पे ही है, टाइगर के ऊपर, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का ध्यान रखें। ओके, और उनकी प्रे पॉपुलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि प्रे नहीं होगा तो प्रेडेटर कैसे जिंदा रहेगा,
ओके, सो इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ अप्रोच। तो कभी भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स आप उसमें एक डेटा लिखेंगे कि हम शुरू कहाँ से हुए, कितने नंबर ऑफ टाइगर से, आज कहाँ पे हैं, है ना। फिर उसमें एक पॉइंट आप जरूर लिखिएगा कि हम फॉलो करते हैं एक होलिस्टिक इकोसिस्टम अप्रोच। इट्स लाइक अ वेरी बेसिक टेनेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसा कि मैंने बताया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके ऊपर ही पूर्ण एक सवाल खुद का बन सकता है कि प्रीलिम्स में, ठीक है। तो एनटीसीए को ना एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे, ओके, टीटीएफ की रिकमेंडेशन पे। लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2006 में एक अमेंडमेंट करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये आपको याद रखना है, ओके। और बाकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करके स्टेटमेंट्स होंगी एनटीसीए की, वो तो आप जानते ही हैं कि मॉनिटर करना ये वो, ओके। प्रोजेक्ट टाइगर का फंडिंग पैटर्न क्या है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। 60% सेंट्रल असिस्टेंस अवेलेबल की जाती है स्टेट्स को, किन तरह के एक्सपेंडिचर के लिए? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए। और रेकरिंग आइटम्स के लिए यानी कि रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए सेंट्रल असिस्टेंस कंट्रीब्यूट करती है 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये चीज का मतलब क्या? और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में 90% सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, बोथ केसेस में, यानी कि रेकरिंग केसेस में भी और नॉन रेकरिंग केसेस में भी। तो अब पहले तो हमें ये समझना है इसका मतलब क्या है। अब देखिए, सेंटर एक्चुअली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो रेकरिंग एक्टिविटीज मतलब जो हमें टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स करनी ही है, जो जिसे आप एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह से समझ सकते हैं एक बार को, लेमन टर्म्स में अगर मैं आपको कहूँ तो, ठीक है। तो रेकरिंग एक्टिविटीज में एक्चुअली अगर 100 रुपए का एक मेरा एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से 50-50 यानी कि 50 स्टेट गवर्नमेंट और 50 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह का ब्रेकअप है। और क्या होती है रेकरिंग एक्टिविटीज? अलाउंस देना स्टाफ को, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, वाटर फैसिलिटीज, फायर प्रोटेक्शन, फायर मैनेजमेंट तो चाहिए ही ना, इट्स लाइक अ रेकरिंग थिंग। मेंटेन करना ऑलरेडी आइटम्स जो एग्जिस्ट करती है उनको, पब्लिसिटी करना, और इस तरह की चीजें, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर 100 रुपए हैं तो 60 रुपए देगी केंद्रीय सरकार और 40 रुपए अपने पास से स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो किस तरह के एक्सपेंडिचर? जैसे कुछ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना, जैसे रोड्स बनाना जो वहां तक पहुंच रही हैं, और परचेज ऑफ सम वेरी बिग इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक आइटम्स, थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट, इस तरह के टूल्स। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे, या वेटनरी रिसर्च, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं क्या हुआ है रिसेंटली, प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के रूप में। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, ऑलराइट। अब देखिए कुछ डेटा देख लेते हैं। अगर हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2020 रिपोर्ट 5th साइकिल बेसिकली देखें, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइगर जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं वो है 3167। वैसे ऐसे कह देते हैं कि कम से कम 3000 टाइगर्स तो है ही, बट दिस इज गुड कि अगर आप इसे कोट कर सके 3167। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अगर आपके मेंस में पूछा जाए कि हाउ सक्सेसफुल हैज बिन द प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप जरूर लिखें कि हमने बेसिकली शुरू कहाँ से किया। तो 1973 में वी स्टार्टेड फ्रॉम 1706 टाइगर्स, ओके। और हम आई थिंक 33% के करीब इंक्रीज देख चुके हैं अपने टाइगर पॉपुलेशन में। सो यू राइट 1706 से 3167, ठीक है। तो ये आप जरूर लिखिए, ओके। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा अगर आप इसी से शुरू करेंगे अपना आंसर, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये डालेगा, ओके। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहां पर है? सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, 785 टाइगर्स, फॉलोड बाय कर्नाटका। हाईएस्ट टाइगर अबंडेंस किस टाइगर रिजर्व में है? तो कॉर्बेट,
फर्स्ट टाइगर रिजर्व, राइट? कॉर्बेट 260 फॉलोड बाय बांदीपुर 150। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सम बेसिक इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एक्टिविटीज अभी तक की गई हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर? तो सबसे बड़ी एक्टिविटी तो यही है कि हमने एस्टैब्लिश किया है, डेवलप किया है टाइगर रिजर्व्स को। 55 टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, जिसमें से कुछ रिसेंटली जो डिक्लेयर किए गए हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, आई होप आप जानते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं। आई होप आप टाइगर रिजर्व सारे कवर कर रहे हैं, आप मैपिंग करते हैं जब भी। ओके, so the state with most tigers in the nation, all right? So Virangana Durgavati Tiger Reserve is in Madhya Pradesh, and Dholpur Karoli Tiger Reserve तो आप जानते ही हैं, अपना राजस्थान, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं वो एमपी है। ओके, कोर बफर स्ट्रैटेजी। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं लिखा कि कैसे सक्सेसफुल रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो यही बनता है मेंस में। और क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के, और देखिए मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगी तो इस तरह से होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर ऑल्दो बहुत सक्सेसफुल रहा है, बट देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस जो हमें फाइट करने हैं कि हम एक वायबल पॉपुलेशन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अब उसमें कम से कम 4-5 पॉइंट तो आप लिखेंगे ना कि कैसे सक्सेसफुल रहा, तो आप यही पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ये 4-5 पॉइंट्स जो यहाँ है, और इकोसिस्टम अप्रोच हमने फॉलो की, ये सब कुछ। ठीक है, तो हम कोर बफर स्ट्रैटेजी बेसिकली अपनाई है हमने टाइगर्स को मैनेज करने के लिए। कोर एरिया और बफर एरिया आई होप आप जानते हैं, कोर बफर, दिस इज कोर, ये सारा एरिया बफर है। ओके, तो कोर एरिया बेसिकली आप जानते हैं जहां पे कोई भी तरह की हिंड्रेंस, इंटरफेरेंस ना हो, तो कोर एरिया को लीगल स्टेटस मिलता है नेशनल पार्क का या सेंचुरी का। ठीक है, और आप जानते हैं नेशनल पार्क में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। और बफर या पेरिफेरल एरियाज में बेसिकली मिक्सचर होता है, इट्स लाइक कुछ चीजें वहां अलाउड होती हैं, इट्स लाइक अ मल्टीपल यूज एरिया, अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। और हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी कुछ अपनाई हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। ई बर्ड प्रोजेक्ट जो है वो यूज करता है यूएवी को सर्वेलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। आप ये भी जानते हैं कि एनटीसीए कंडक्ट करता है असेसमेंट एक एप्लीकेशन को यूज करके, जो यूपीएससी जिस पे सवाल भी पूछ चुकी है, एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फिर आप ये भी जानते हैं कि कहीं टाइगर रिजर्व्स में डिप्लॉय किया गया है एक स्पेशल फोर्स, जिसे हम स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF कहते हैं। क्या फोकस है इनका, एंटाई पोचिंग ऑपरेशंस, की पोचिंग तो नहीं हो रही टाइगर रिजर्व्स की, टाइगर्स की, ये इंश्योर करना। ओके, अब क्या चैलेंजेस बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं टाइगर कॉन्जर्वेशन में? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, अब इस तरह से लिखेंगे तो दिस वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट। अब देखिए, जो टाइगर रेंज स्टेट्स हैं या जो टाइगर स्टेट्स हैं, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट इन दीज स्टेट्स, ओनली 1/3, मतलब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में से केवल 1/3 एरिया जो है वो रिलेटिवली हेल्दियर कंडीशन में है। ये क्या कौन सी रिपोर्ट बताती है, स्टेटस टाइगर रिपोर्ट 2022। तो हैबिटेट इंप्रूवमेंट, तभी तो मैंने बताया एक रेकरिंग एक्टिविटी है जो हमको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप रिसेंटली केरला में जो देख रहे हैं, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो वैसे ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस एक्सपैंड होती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, वैसे ही चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं, केसेस और बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के। पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बावजूद, टाइगर रिजर्व्स के बावजूद आप जानते हैं कि पोचर्स टारगेट करते हैं टाइगर्स की स्किन को, बोन्स को, बाकी बॉडी पार्ट्स को। और अगर आप स्पेसिफिकली आंसर लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल लिखे कि जो चाइनीज मेडिसिन है,
चाइनीज मेडिसिन में बेसिकली हम देखते हैं, इसीलिए पोचिंग और स्मगलिंग इन बॉडी पार्ट्स की होती है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। क्लाइमेट चेंज, जी हाँ, आप जानते हैं कि कैसे, अगर अब जो टाइगर्स हैं वो बहुत वाइड रेंज ऑफ आप कह सकते हैं हैबिटेट में रहते हैं। तो हिमालयन स्टेट्स में अगर हम देखें तो द टेम्परेचर्स हैव बिन राइजिंग, सो डेफिनेटली दे आर लूजिंग ऑन देयर हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। या फिर सुंदरबंस की अगर हम बात करें, दे आर प्रोन टू साइक्लोन्स। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो साइक्लोन्स की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकती है। वेस्टर्न घाट्स में भी सेम तरह का एक आप कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी है साइक्लोन्स की, अरेबियन सी की वजह से। तो ये सब कुछ, अब वाइल्ड फायर्स, अब देखिए कहीं टाइगर रिजर्व में, इकोसिस्टम्स में कभी भी वाइल्ड फायर्स हुआ ही नहीं करती थी, बहुत कम। I mean wildfires were not typical to those ecosystems, but now since जितना droughts होते जाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो वाइल्ड फायर्स वहाँ होते जाएंगे, और अल्टीमेटली इट्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ। मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आप जान सकते हैं कि मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, नागरहोल एक्सेट्रा, ये बाउंड्रीज पे लोकेटेड है स्टेट की। अगर आप मैप देखेंगे, मैपिंग आप कर रहे हैं अगर, तो आप जानते हैं ये तीनों टाइगर रिजर्व जो यहाँ लिखे हैं, ये बिल्कुल स्टेट बाउंड्री, दूसरी स्टेट बाउंड्री के साथ वहां सिचुएटेड है। ओके, तो ऑफ कोर्स टाइगर्स तो स्टेट बाउंड्रीज नहीं जानते ना, कि अरे ये तेलंगाना है तो मैं अब आंध्रा नहीं जा सकता, या फिर क्योंकि हम अलग हो गए थे 2014 में। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, राइट? तो ये, और फिर मॉनिटरिंग सिर्फ एक स्टेट पे नहीं आती, तो फिर स्टेट्स को कोलैबोरेट करने की जरूरत है। सो मॉनिटरिंग इज एन इशू। बाकी और क्या इश्यूज हैं? इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज, जी हाँ, इनके हैबिटेट में, फॉरेस्ट में आप देख रहे हैं लैंटेना कैमरा और इस तरह के जो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो फैलते जा रहे हैं। तो वे अहेड क्या है? वे अहेड ये है, सबसे पहला पॉइंट अगर, या फिर सबसे पहला चैलेंज अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था, तो सबसे पहला वे अहेड भी हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन है। जो आप कैसे कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाइए, ताकि जो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स हैं वो जुड़ सके, ओके, कनेक्ट हो सके। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में दे एक्चुअली डू वंडर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकल या ग्रास रूट रियलिटी क्या है चीजों की। ओके, एंटाई पोचिंग मेजर्स लेने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी अपनाइए, अगर यूएवी और ड्रोन्स और थिंग्स लाइक दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन अप्रोच, ये कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेटर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेट कीजिए लोकल कम्युनिटीज के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए इलीगल एक्टिविटीज की। पेनल्टीज भी इम्पोज की जानी चाहिए वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है आज के समय में क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। आई थिंक आपके ऑलमोस्ट हर तरह के बायोडाइवर्सिटी का कोई भी सवाल है, उसमें क्लाइमेट चेंज का एक डायमेंशन जरूर होना चाहिए। ओके, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इज लाइक अ वे फॉरवर्ड। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, अगर जो CSR एक्टिविटीज हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, वो बिल्कुल टाइगर हैबिटेट रिस्टोरेशन और इस तरह की एक्टिविटीज पे भी स्पेंड की जा सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, व्हाइट टाइगर्स जो है वो एक सेपरेट सब स्पीशीज नहीं है, वो केवल इन तरह के टाइगर्स में कुछ रिसेसिव छुपे हुए जीन्स होते हैं। छुपे हुए नहीं, आप कह सकते हैं कि दबे हुए जीन्स जो यूजुअली खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, वो रिसेसिव जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं इन टाइगर्स में, इसीलिए ये वाइट टाइगर्स कहलाते हैं। ओके, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो एक्चुअल में आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहली बात तो 7 बिग कैट्स कौन सी हैं, मैं चाहूंगी कि आपको ये पता हो, ठीक है? तो सबसे पहला आता है टाइगर, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा हम कौन डिस्कस करेंगे? दूसरा हम लायन देखेंगे। तीसरा आपको पता होना चाहिए लेपर्ड। ये सब आप जानते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आप मिस आउट कर रहे हैं अगर किसी चीज पे, स्नो लेपर्ड। ओके, फिफ्थ इज प्यूमा, जिसकी स्पीशीज हम कूगर जानते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैगुआर, हु डजंट नो अ जैगुआर, एंड देन वी हैव आवर वेरी ओनली चीता।
ओके, सो दीज आर द 7 बिग कैट्स यू मस्ट नो अबाउट। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि टाइगर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया का, ये आप जानते हैं। और टाइगर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरे संसार में से इंडिया में ही है। 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन, वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ओके, और छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, यहाँ पे भी टाइगर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें टाइगर पॉपुलेशन की भारत में ही, तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है इनका। हाई माउंटेन्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, सुंदरबन जैसे कि टॉल ग्रासलैंड्स, ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट सिस्टम्स, है ना। तो ये हर जगह बेसिकली आपको टाइगर्स मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है टाइगर की, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये एक आज ही मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट किया है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोनॉमी और एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स की, है ना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन डाला था इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इन तरह के बेसिक के, आपको क्लैरिटी भी है, आप जानते भी हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वुड लव टू टेस्ट दैट। ओके, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है, या अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ क्वेश्चन ऑन दैट। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइगर की सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है टाइगर की, कि ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज भी है और एक अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। फ्लैगशिप स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं, जो यूजुअली आप कह सकते हैं दे आर लाइक वेरी थ्रेटन्ड, और वो एक एम्बेसडर, मतलब उनको देख के ही हमारे दिमाग में कॉन्जर्वेशन आ जाता है। जैसे आप जॉइंट पांडा, हम जानते हैं जो WWF है जॉइंट पांडा को यूज करता है एज फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर कॉन्जर्वेशन। ओके, उनको देखते ही हमें लगेगा कि अचानक से अ बेल रिंग्स इन आवर हेड दैट वी नीड टू डू समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, कॉन्जर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, है ना। तो इस तरह के जो एम्बेसडर्स होते हैं टू ड्रॉ सोसाइटीज अटेंशन टूवर्ड्स द नीड टू कंजर्व देम, लाइक बंगाल टाइगर जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, एशियन एलिफेंट, giant panda. So these are some of the flagship species. और umbrella species जो कि tiger umbrella species भी है। umbrella species क्या होती हैं, वो species जो basically एक होता है umbrella effect कहते हैं basically इसको, ठीक है। अम्ब्रेला इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, तो आप इनडायरेक्टली और बहुत सारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये एक अम्ब्रेला की तरह एक्ट कर रही है ये पर्टिकुलर स्पीशीज। इट्स लाइक दैट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट या सिग्निफिकेंस क्या है, इको टूरिज्म, राइट, सफारीज एंड ऑल, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, कल्चरल और स्पिरिचुअल। आप जानते हैं टाइगर को हमेशा से ही, आप माइथोलॉजी पढ़िए, यू विल रियलाइज दैट, है ना। तो सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ कंसिडर किया गया है। ओके, टाइगर ऑफ बंगाल, अगर जैसे हम टाइटल्स देते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को, लाइक शी इज अ टाइग्रेस, लोन टाइग्रेस, ऑल दैट। तो ये चीज हम जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होनी चाहिए टाइगर्स आर excellent swimmers. There are like umpteen videos available on YouTube where you see tigers swimming, like baby tigers swimming. So you must know that tigers are excellent swimmers, है ना। आप जानते हैं जो स्ट्राइप्स हैं इनकी वो उतनी ही यूनिक है जितने हमारे फिंगरप्रिंट्स, so they are very unique. ओके, और ये सॉलिटरी टेरिटोरियल एनिमल्स हैं। सॉलिटरी इन द सेंस ग्रुप्स में नहीं रहते टाइगर्स, दिस यू मस्ट नो। टेरिटोरियल है, एंड एन अडल्ट मेल्स टेरिटरी मे एनकम्पास टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल्स। आप देख सकते हैं कि एक अडल्ट मेल जो है उसकी टेरिटरी कितनी बड़ी होती है, जिसमें 2 से 7 फीमेल्स की टेरिटरी इनकलकेट हो जाए, यानी कि कितना बड़ा लैंडस्केप। ओके, अगर हम बात करें तो IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, दिस यू नो वेरी वेल। साइट्स के अगर हम स्टेटस देखें, अपेंडिक्स 1 में आता है टाइगर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, Schedule 1, Schedule 4। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड बिग टाइगर, सेकेंड बिग कैट के ऊपर, जो है लायन। ओके, तो आपके लिए पहली बात तो ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि लायंस एक होता है एशियन लायन या फिर एशियाटिक लायन और एक होता है अफ्रीकन लायन। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे पहले एशियाटिक लायन की बात कर लेते हैं। एशियाटिक लायंस आप जानते हैं, एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि एशियाटिक लायन ने अपनी टेरिटरी को एक और डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड कर लिया है। गुजरात का बोटाड डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र रीजन में। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल आई एम टेलिंग यू इज दैट के एशियाटिक लायन का जो रीजन है वो एक ही जगह तक सीमित है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कहीं कहीं चीज़ें ऐसे, जैसे हम वल्चर्स को डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं केवल एकमात्र सवाल यही है कि जिप्स ये जिप्स वो है ना, समथिंग समथिंग समथिंग, ये क्या है ना, और उसके ऑप्शंस में है ये फिश है, ये वल्चर है, या फिर ये डक है, और एक और कोई रबिश सा ऑप्शन, ये ऑक्टोपस है, समथिंग व्हाटएवर क्रैप, है ना। तो आपको ये इतना न्यूज में रहती हैं वल्चर्स के, डाइक्लोफेनेक की वजह से कितनी सारा वल्चर लॉस हो रहा है, यानी कि वल्चर की पॉपुलेशन का। तो और वैसे ही लायंस इतने न्यूज में रहते हैं कि आपको ये कुछ कुछ इनके साइंटिफिक नाम बिल्कुल पता होने चाहिए। साइंटिफिक नाम आते हैं, इनफैक्ट आप जानते हैं इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज के साइंटिफिक नाम आए हुए हैं। तो ये यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि इतनी कॉमन चीजें हैं, ये तो पता हो आपको कम से कम। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, कि जैसे जो एशियाटिक लायन है, जिनका यू नो वेरी वेल, पैंथेरा लियो पर्सिका, बेसिकली ये इनका साइंटिफिक नाम है। लायन का ही साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो है। ओके, तो नाउ लेट्स डेल्व डीपर इनटू, और पर्सिका का मतलब यहाँ बेसिकली पर्शियन ही है, क्योंकि बेसिकली पर्शियन एंड इंडियन लायन हम ऐसा कहा करते थे। तो लायन एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट कैट स्पीशीज है संसार की। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। लार्जेस्ट कौन है? टाइगर है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। और अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात, वहीं तक ये इनका जो रेंज है वो सीमित है। लायंस भी एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 साइट्स में आते हैं। और आप कह सकते हैं जो इनकी हिस्टोरिकल रेंज थी, मोस्टली ये उस रेंज में आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, और अगर हम अब ये डिफरेंस आपने अगर नोटिस कैसे किया होगा, अगर आपने कभी अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन में डिफरेंस देखा है, तो एशियाटिक लायन के ये बॉडी है जो, तो ये बॉडी में एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, ठीक है, लाइक दिस इज लेग्स है ना, तो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और अफ्रीकन लायन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि, where do I write about it? पहली बात तो आपको अफ्रीकन लायन के बारे में ये पता होना चाहिए, जिन्हें हम पैंथेरा लियो मेलेनोकाइटा कहते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, पर आपको ये पता होना चाहिए दे आर बिगर देन एशियाटिक लायंस। अफ्रीकन लायंस आर बिगर देन एशियाटिक लायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जो मेल्स होते हैं ना अफ्रीकन लायंस में, तो दे डोंट लिव विद देयर फीमेल्स, और अपनी प्राइड की जो फीमेल्स होती हैं ये उनके साथ नहीं रहते हैं अफ्रीकन लायंस, अनलेस उनको मेट करना हो या फिर दे हैव अ लार्ज किल, है ना। लेकिन अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें, हमारे वाले लायन की अगर हम बात करें, उनके मेल्स जो हैं दे लिव विद देयर फीमेल्स ऑफ द प्राइड। तो एक बहुत ही सिंपल लॉजिक, आप यहाँ पे लॉजिक तो क्या ही, एक सिंपल चीज आप इस यहाँ पे याद रख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है, मिलजुल के रहो। सो हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं वी ऑल लिव टुगेदर। सो इन इंडियाज केस या फिर इन एशियाटिक लायंस केस, मेल्स एंड फीमेल्स दे लिव टुगेदर, वाइल इन अफ्रीकन लायंस केस इट्स नॉट द केस। तो अगर पूरा एक सवाल 6 स्टेटमेंट्स आ रही हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस ही डिफरेंस है 6 स्टेटमेंट्स में, तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से याद रख सकते हैं उसमें कि हमारे वाले लायंस दे लिव टुगेदर वाइल दे डोंट, ठीक है। और ऑफ कोर्स कुछ तो इतनी सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी जो आप पता लगा ही लेंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है सब सहारन अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ गिर नेशनल पार्क है गुजरात का और उनके सराउंडिंग एरियाज।
ठीक है, सो दिस यू मस्ट नोट। ये गिर नेशनल पार्क एक्चुअली क्या है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये जो सब सहारा अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ तो फॉरेस्ट भी आते हैं, सवाना भी आता है, श्रबलैंड भी आता है, ग्रासलैंड भी आता है, डेजर्ट भी आता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। अब हमारा तीसरा यहाँ पे बेसिकली क्या है, लेपर्ड। तो हमें लेपर्ड के बारे में बेसिकली क्या पता होना चाहिए, ओके। सो लेट्स गो टू लेपर्ड नाउ। सबसे पहली बात तो आपको, अब देखिए बहुत ही आई वुड से अनलाइकली है, बट यू नेवर नो, ये बिग कैट्स जो हैं वो चीता, प्रोजेक्ट चीता की वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल की वजह से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मे बी आपके साइंटिफिक नाम्स ही मैच करने आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर साइंटिफिक नेम्स। ऑल्दो अब ये बड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, पर यूपीएससी यही तो कर रही है पिछले साल से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लेपर्ड का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा पार्डस। आई होप आप पार्ड से, लेपर्ड से पता लगा लेंगे, ठीक है। सो इट्स लाइक पैंथेरा पार्डस। सो ये आप अगेन मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। लेपर्ड आप कह सकते हैं कि इनके भी जो कोट होता है उस पर स्पॉट्स होते हैं, है ना, बट दीज यू नो स्पॉट्स आर क्वाइट स्मॉल। और आप कह सकते हैं लेपर्ड की वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग ऑल दीज वाइल्ड कैट्स। ये बिग 7 कैट्स में से सबसे ज्यादा वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, लेपर्ड्स की, है ना। और लेपर्ड्स के बारे में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो आप हर जगह पढ़ते हैं वो ये है कि ये वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN रेड लिस्ट की। फिर हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो हम स्नो लेपर्ड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आपके यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पैंथेरा आंकिया। ये बहुत कॉमन है, आई होप आप इतना पढ़ते हैं। पैंथेरा लियो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लायन के बारे में है, तो पैंथेरा अंकिया आप याद रखिए, स्नो लेपर्ड्स का साइंटिफिक नाम है। ये मीडियम साइज्ड कैट्स होते हैं, ओके। आप कह सकते हैं 24 इंचेस एट द शोल्डर, वेइंग अराउंड 30 to 55 kgs। ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN की। इनका हैबिटेट आप जानते हैं, स्नो लेपर्ड्स हाई माउंटेन रेंजेस में, हिमालयाज, सदर्न साइबेरियन माउंटेन्स ऑफ रशिया, है ना, तिब्बतन प्लेट्यू। अगर हम इंडिया की बात करें तो इनका जोग्राफिकल रेंज यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप बिल्कुल एक रफ इमेज बनाए तो वेस्टर्न हिमालयाज इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर और UT ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इन दी ईस्टर्न हिमालयाज। और स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे रह गए, let's look at tiger we have done, lion we have done, leopard we have done, snow leopard we have done. Now comes puma. सबसे कम इसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्यूमा कॉन्कलर, ये साइंटिफिक नाम है, और हम बेसिकली बात किसकी करिए, कूगर की। कूगर एक्चुअली डोमेस्टिक कैट जैसे आप कह सकते हैं, इट्स क्लोजली रिलेटेड टू डोमेस्टिक कैट। और इस जीनस की यानी कि प्यूमा की जो एक बची हुई स्पीशीज, एक्सटेंट स्पीशीज है, वो कूगर है, ठीक है। कूगर अमेरिकाज की सेकेंड लार्जेस्ट कैट है। तो लार्जेस्ट कैट क्या है, जैगुआर। तो जैसे ही जैगुआर और कूगर आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में अमेरिका आ जाना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में जैगुआर और कूगर आए या प्यूमा आए तो आपके दिमाग में अमेरिकाज आ जाना चाहिए। जैगुआर उनका लार्जेस्ट कैट है और कूगर उनका सेकंड लार्जेस्ट कैट है। कूगर्स को हम माउंटेन लायन भी कहते हैं या फिर माउंटेन पैंथर भी कहते हैं। कनेडियन का या अलास्कन रेंज में आपको ये यूजुअली मिलते हैं। और कॉनकलर का मतलब क्या होता है, ये क्यों इन्होंने स्पीशीज का नाम कॉनकलर दिया होगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा ही कलर है यहाँ पे,
कुछ आपको शेड्स या स्पॉट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है। इट्स लाइक यूनिफॉर्म कलर, कॉर्न कलर है ना, कॉर्न कलर का मतलब यूनिफॉर्म कलर, और इनका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। प्यूमा डन, नाउ कम्स जैगवार। तो जैगवार के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि आई जस्ट टोल्ड, जैसे ही जैगवार या फिर कूगर आप देखें तो आपके दिमाग में अमेरिकाज आ जाना चाहिए। जैगवार का भी साइंटिफिक नाम यू मस्ट नो, इट्स पैंथेरा ओंका। अब ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, पैंथेरा अंकिया है स्नो लेपर्ड का, जैगवार का है पैंथेरा ओंका, ठीक है। लार्जेस्ट कैट इन दी अमेरिकाज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैगुआर के बारे में आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इनका स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है, सारी वाइल्ड कैट्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स जैगुआर का है। इतना स्ट्रॉन्ग, अगर आपने डिस्कवरी चैनल्स कभी अपने चाइल्डहुड डेज में देखा है तो यू मस्ट नो दिस, कि इतना स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स है इनका दैट इट एनेबल्स इट टू बाइट डायरेक्टली थ्रू द स्कल ऑफ इट्स प्रे, ओके। और आप जानते हैं मेलेनिस्टिक जो जैगुआर्स या ब्लैक पैंथर्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और जैगुआर्स का रेंज साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। ये प्रेफर करते हैं वेट लोलैंड हैबिटेट्स, स्वैम्पी सवानास, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे ही मैंने बताया सदर्न अमेरिका, तो आपके दिमाग में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह, यू मस्ट नो दिस, ठीक है। जैगुआर इज द मोस्ट वाटर लविंग कैट इन दिस होल बिग कैट फैमिली। तो जैगुआर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ब्लैक पैंथर्स जो हैं वो मेलेनिस्टिक जैगुआर्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइटिंग फोर्स इनका है, एंड दे आर द मोस्ट वाटर लविंग कैट्स इन द बिग कैट फैमिली। वाटर लविंग से ही आपके दिमाग में जैगुआर आ जाना चाहिए। अब हमारा सबसे चहीता बचा हुआ है चीता, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका साइंटिफिक नाम नहीं पता इतना न्यूज में देख देख के, तो आई थिंक थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए इन्वायरमेंट की प्रेपरेशन पे। एसिनोनिक्स जुबैटस, इनका एसिनोनिक्स जुबैटस, ये बेसिकली चीता का साइंटिफिक नाम है। और आप जानते हैं चीता हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज, क्योंकि अगर आप इनके एंसेस्टर्स को ट्रेस करने बैठेंगे तो 5 मिलियन साल पहले आप चले जाएं, मियोसीन एरा पे चले जाएं, तो आप ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन चीता के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, दैट दे हैपन टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, और ये भी आते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। और इंडिया का केस तो आप जानते ही हैं। अगर हम वैसे एशियाटिक चीता की बात करें तो वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि दे सर्वाइव ओनली इन ईरान एट द मोमेंट, है ना। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फास्टेस्ट लैंड मैमल के साथ साथ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि चीता इज द ओनली कैट विदाउट रिट्रैक्टेबल क्लॉज। तो चीतास के पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज नहीं होते जिनको रिट्रैक्ट कर सकें, बाकी कैट्स के पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। और इंडिया में कैसे इनका एक्सटिंक्शन हुआ, 1952 डिक्लेयर हुआ क्या, ये सब कुछ आप जानते हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट। सीवेज मैनेजमेंट इन इंडिया, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आई होप आप इस पे एक बेसिक आंसर तो लिख ही लेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या है क्या नहीं। तो हम इसको देख लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप इस पे ओके नो, दिस यू मस्ट नो कि किस तरह के कितने टाइप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये देख लेते हैं पहले। तो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, MBR, तो इसमें हम कंबाइन करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट को विद अ बायो रिएक्टर, है ना। आप जानते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम पहले तो मेम्ब्रेन से उसको पास करवाते हैं ताकि आधे पोल्यूटेंट्स तो वहीं रुक जाएं, है ना। फिर उसके साथ साथ हम आगे क्या करेंगे, बायो रिएक्टर भी हम यूज करते हैं साथ में। बायो रिएक्टर में हम ऑफकोर्स जो बैक्टीरिया वगैरह जो स्लज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उससे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट होती है। सो वी कंबाइन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन
एंड बायोरिएक्टर इन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ASP। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक्टिवेट करते हैं स्लज को। कैसे? एरेट करते हैं बेसिकली, हम उसमें एयर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ऑफ कोर्स हम बैक्टीरियल ग्रोथ को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज यूज्ड हियर फॉर द स्लज ट्रीटमेंट। ओके, now this is important. सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग और बैच, ये वर्ड से आपको इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट वाला ही प्रोसेस है जो हमने ऊपर देखा। इट्स लाइक दैट ओनली। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर इज, या फिर जिसे आप SBR कहते हैं, इट्स दैट ओनली। लेकिन इसमें हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं बैचेस में। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, बैच बाय बैच। हम चाहे वो सीवेज हो या फिर किसी भी तरह का और आउटपुट हो, तो हम उनको बैच बाय बैच ट्रीट करते हैं। ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ वेस्ट वाटर एंड एक्टिवेटेड। ऐसे ही तो एक्टिवेट होगा, एरेट कैसे होगा मिक्सचर, है ना? तो हम यूज करते हैं फिर बैक्टीरिया को टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर, है ना? और ये जो ट्रीटेड एफ्लुएंट होता है देन वी डिस्चार्ज इट, और या फिर हम इसको ऑल्टरनेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। मूविंग बेड MBBR। अगर बाय चांस किसी, क्योंकि अर्बनाइजेशन और इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना ये सब कुछ, स्वच्छ भारत और तो हो सकता है आपके मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप ये 4 नाम लिख सकें। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR, एक्टिवेटेड स्लज प्लांट ASP, SBR सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, MBBR मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर में क्या है? इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन, आप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड बायोफिल्म मीडिया। घुमा फिरा के वही चीजें हैं, आप बस इन्हें याद कर लें अगर आपको एक आंसर अच्छा लिखना है तो, और अगर आंसर इस पे लिखना आ जाता है, जो कि बिल्कुल आ सकता है। ओके, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, जिसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी की जिसके माध्यम से उन्होंने अमेंड किया है रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 को। इस अमेंडमेंट के माध्यम से NMCG को अलाउ कर दिया गया है कि जो ट्रीटेड एफ्लुएंट है उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स इनटू द रिवर गंगा। बेसिकली क्या करेंगे हम? पहले जो भी हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, हम पहले देखेंगे कि क्या और कोई ऑप्शंस है इसकी डायरेक्ट रीयूज के। क्या ये इतना साफ हो गया कि इसको हम इरिगेशन वगैरह इन चीजों में यूज कर सकते हैं? फिर अगर हमारे सारे ऑप्शंस एक्सप्लॉइट हो जाएंगे लेकिन फिर भी हमारे पास वेस्ट वाटर बच रहा है या जो भी और कुछ हम रीयूज नहीं कर पा रहे, तो हम प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, वैसे भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर है ना, हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रीटेड वेस्ट वाटर के लोग उसे पी सकते हैं, ऐसा दावा किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स द्वारा। ठीक है, तो फिर ये सब कुछ देखने के बाद, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट करने के बाद, इफ NMCG is basically allowed to discharge this treated effluent into the river Ganga now. Earlier ये provision ऐसा नहीं होता था। ठीक है, एम्ड, ये क्यों हमने अलाउ किया? क्योंकि हमें बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है और उसके लिए हमें एक इकोलॉजिकल फ्लो अच्छा खासा चाहिए होता है। रिवर गंगा में मोर वाटर फ्लो चाहिए होता है, तो वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर अच्छी क्वालिटी का है तो गुड इनफ, वी कैन हैव लाइक इट, वी कैन हैव इट रिलीज्ड इन द waters of Ganga. सीवेज जनरेशन इन इंडिया इन STPs, आप जानते हैं एस्टिमेटेड सीवेज जनरेशन क्लास 1 और क्लास 2 सिटीज या टाउन्स में से कितनी है? 33,000 मिलियन लीटर्स पर डे MLD, 33,000 मिलियन लीटर्स पर डे। ओके, और करंट ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितनी है? जस्ट 18.6%, यानी इसका केवल 18.6% आप कह सकते हैं कि हम ट्रीट करते हैं। ओके, STPs फैसिलिटीज, STPs क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो फैसिलिटीज है। अगर आपको आंसर लिखने के लिए मिलता है
तो आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। वो फैसिलिटीज़ हैं जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। जो वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, ताकि हम पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकें, कंटामिनेंट्स को रिमूव कर सकें बिफोर वी रिलीज देम इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। किस तरह का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भारत में? वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो 7th शेड्यूल के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाती है? स्टेट्स के पास। नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी अगर आप देखेंगे 2008 की, तो लोकल गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है बिहेवियरल चेंज के लिए, टोटल सैनिटेशन के लिए, 100% सेफ वेस्ट डिस्पोजल के लिए। और फिर आप जानते हैं जब से म्यूनिसिपैलिटीज आई हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, तो तब से वाटर सप्लाई सैनिटेशन हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड टू द यूएलबीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, फिर अगर हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की बात करें, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एसटीपीज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ईटीपीज, ये आप जानते हैं। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एक्ट जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के साथ डील करता हो या फिर सीवेज ट्रीटमेंट से डील करता हो, वो भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आप खुद देखिए, क्योंकि मुझे और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझानी है। वो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो कभी भी वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, है ना, तो वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि मल्टीपल मॉनिटरिंग पॉइंट्स होने चाहिए, कि आप सोर्स को भी मॉनिटर करें कि जहाँ से ये वेस्ट वाटर आ रहा है, फिर जिस सिस्टम में जा रहा है इन्वायरमेंटल सिस्टम्स को देखें, एक्सपोजर पाथवेज को मॉनिटर करें, रेसिपिएंट्स को मॉनिटर करें फॉर बेटर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन लोड्स, है ना। आप ये तो ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन भी है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी, ठीक है, कि हम ये जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। किस तरह के नॉन पोर्टेबल पर्पसेस हैं जिसमें हम ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी बढ़ती जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सीवेज ट्रीटमेंट और क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है ये लिंक्ड है एक दूसरे से मेरे हिसाब से। दिस इज अ गुड पॉइंट, यू मस्ट राइट इट। अगर हम कर्नाटका की सरकार की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी एक डायरेक्टिव इशू किया हुआ है कि जो टर्शरी ट्रीटेड सीवेज है उसको नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए गार्डनिंग, हर तरह की गार्डनिंग, चाहे वो पार्क्स में, रिजॉर्ट्स में, गोल्फ कोर्सेज में, वो यूज किया जाना चाहिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर। अब नेचर बेस्ड सोल्यूशंस में आप क्या लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल वेटलैंड्स बन सकते हैं, उससे बिल्कुल वेस्ट ट्रीटमेंट होती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स, ग्रीन रूफ्स, लिविंग वॉल्स, जहाँ पे आप वॉल पे ही प्लांट्स उगा देते हैं। ऑफ कोर्स प्लांट्स आर नेचुरल filtration membranes, waste stabilization ponds, high rate algal ponds, वर्मी फिल्ट्रेशन। ओके, ये हो गए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। और क्या आप लिख सकते हैं कि अंडरग्राउंड एसटीपीज बन सकते हैं। ये क्राउडेड सिटीज में जहाँ पे लैंड की इतनी कमी है तो अंडरग्राउंड बना दें। और एसटीपीज को भी बढ़िया है, दे विल वर्क आराम से, जैसे चाइनीज सिटीज में होता है, नो नॉइज, नो ओडर, नो नथिंग विल बी डिसरप्टेड, एस्थेटिक्स नहीं खराब होगा एक क्राउडेड सिटी का, तो अंडरग्राउंड कर दो। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। अब आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 के लिए। एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है। इस बार का थीम था वेस्ट टू वेल्थ। ओके, तो स्वच्छ सर्वेक्षण, आप जानते हैं सर्वेक्षण मतलब ही एक सर्वे होता है ना, तो कितनी क्लेanलीनेस है उसका सर्वे। स्वच्छ मतलब क्लेanलीनेस, राइट। तो हाइजीन, सैनिटेशन, क्लेanलीनेस कैसी है सिटीज में, टाउन्स में। तो 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को लॉन्च किया गया। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। ये सर्वे एनुअली कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 2016 में आया है तो 7 साल इसमें आप ऐड कर लीजिए, 2023 हो जाता है। तो 7वीं बार आप जानते हैं इंदौर, 7th कंसेक्यूटिव टाइम इंदौर क्लीनेस्ट सिटी उभर के आई है। ओके, so this is something you know very well. Everybody knows how clean Indore is, and if you have had a chance to visit Indore, and that's great, it's a great city.
ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीजन पार्टिसिपेशन को हम encourage कर सकें, अवेयरनेस जनरेट कर सकें, you know, about the importance of making towns and cities a better place to live. इस 2023 की असेसमेंट की एक खास बात है कि इसे 4 फेजेस में कंडक्ट किया गया है पहली बार, और ये भी पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं टू 9500। 2022 के सर्वे में मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स 7500 थे, अभी 9500 है। आप यहाँ ब्रेकअप देख सकते हैं इसका। सर्विस लेवल प्रोग्रेस को हम सबसे ज्यादा परसेंटेज देते हैं, 4525 मार्क्स, 48% बेसिकली रैंकिंग में ये डिटरमाइन करेगा। सर्टिफिकेशन 26%, 2500 मार्क्स। सिटीजन्स की वॉइस 26%, 2475 मार्क्स। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। ओके, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, ये क्लीनेस्ट सिटीज हैं, रैंक 1 दोनों ही शेयर करते हैं। नवी मुंबई इसलिए रैंक 3 पे आती है, महाराष्ट्र की। ओके, अगर हम उन सिटीज की बात करें जिसमें 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो सासवत जो है बेसिकली महाराष्ट्र, पतन फ्रॉम गुजरात, लोनावला फ्रॉम महाराष्ट्र, ये टॉप 3 स्पॉट्स को इन्होंने सिक्योर किया है। ओके, महाराष्ट्र क्लीनेस्ट स्टेट है। तो आपके प्रीलिम्स में अगर मैं एक क्वेश्चन बना रही हूँ तो आई वुड डेफिनेटली, क्योंकि आप इंदौर आपके दिमाग में इतना बैठा होगा, सो आई वुड डेफिनेटली थिंक कि अच्छा इनको ट्रिक किया जा सकता है कि क्लीनेस्ट स्टेट मैं लिख देती हूँ मध्य प्रदेश है, जो कि नहीं है। महाराष्ट्र हैपेंस टू बी द क्लीनेस्ट स्टेट, देन इट इज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड या क्लीनेस्ट कैंट, वो है माओ, मध्य प्रदेश का, फॉलोड बाय देवलाली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात। ओके, क्लीनेस्ट गंगा टाउन तो आप जानते ही हैं, वाराणसी, और चंडीगढ़ है बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। अब हम आते हैं IMD के ऊपर, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है IMD, क्योंकि हमने 150th ईयर सेलिब्रेट किया है इसकी एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया की सर्विस का। तो IMD पे एक बिल्कुल सवाल बन सकता है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये आपको पूरा बॉक्स जो है वो याद होना चाहिए, है ही नहीं इसमें कुछ, कितनी बार तो हम IMD पढ़ चुके हैं। तो हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1875 एज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स फॉर इंडिया। आप जानते हैं इट इज द नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है इन ऑल मैटर्स। ऑल देख के एक्सट्रीम मत समझ लेना इस स्टेटमेंट को, बिल्कुल बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स उस हर तरह का मैटर जो मीटरोलॉजी या फिर अलाइड सब्जेक्ट से डील करता है, IMD ही तो उसका प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी होगी, है ना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें कुछ भी मत समझिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मैंडेट क्या है? हो सकता है ये सारे के सारे पॉइंट्स ही आपका एक सवाल बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेट्स ऑफ IMD। तो मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना, फोरकास्ट करना मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, वॉर्न करना सीवियर वेदर फिनोमेना के अगेंस्ट, प्रोवाइड करना मीटरोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स को जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है, कंडक्ट करना, प्रमोट करना रिसर्च को मीटरोलॉजी में और अलाइड डिसिप्लिन्स में, डिटेक्ट करना और लोकेट करना अर्थक्वेक्स को, और इवैल्यूएट करना सीज्मिसिटी को भारत की डिफरेंट पार्ट्स की। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज रिटन हियर। रीसेंट इनिशिएटिव्स जो IMD ने लॉन्च किए हैं, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। अब ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई नेशनल फ्रेमवर्क है क्लाइमेट सर्विसेज के लिए, तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज भी एग्जिस्ट करता है बाय WMO, उसी पे प्रीमाइज्ड है। ये प्रोवाइड करेगा क्लाइमेट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को जो हेल्पफुल हो सकती हैं एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, वाटर सेक्टर्स में, और एनेबल करेगा, सशक्त बनाएगा हर एक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो क्लाइमेट स्मार्ट बन जाए, उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए और हमारी कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए। ओके, so national framework for climate services or indigenously developed decision support system, DSS, decision
सपोर्ट सिस्टम, ये एक वेब GIS बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वेव्स. वेव्स इज बेसिकली वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम. इनेबलिंग, सपोर्टिंग, डिसीजन को सपोर्ट करने में हेल्प करेगी इंफॉर्मेशन. ओके, सो वेव्स इज एक्चुअली अ विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जिसमें हम एनालाइज करते हैं मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को. अच्छा, लेट्स सिट डाउन एंड कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर. ये ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं, क्या इससे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं हम. ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पे सो दैट इट एड्स इन द डिसीजन मेकिंग for severe weather phenomena and their sociological economical impact. Okay, so this is something you must know. और क्या, अब देखिए इसके टारगेट एरियाज आपको पता होने चाहिए. वेव्स के क्या हैं? वेव्स के टारगेट एरियाज है रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अप हीट पे. कौन कौन से सेक्टर्स बेसिकली? अप हीट, अर्बन, U stands for urban, P stands for power, H stands for hydrology, एक और H है तो that stands for health, E stands for energy, A stands for agriculture, दो T हैं तो एक stands for transport, दूसरे वाला T stands for tourism. So urban, power, hydrology, health, energy, agriculture, transport, tourism. और क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं IMD द्वारा, जो आप सुनते ही हैं, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, जिसमें फार्मर्स की हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्लान आउट कर सकें. IMD का एक मोबाइल ऐप है मौसम, ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपने सुना होगा, अगर वैसे नहीं सुना तो ये मैगजीन्स में ही कितनी बार मैं बता चुकी हूँ. IMD का मोबाइल ऐप है मौसम जिसमें वेदर रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलती हैं. ओके, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल भी आपको पता होना चाहिए. किस तरह के चैलेंजेस IMD एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन में फेस करती है? लिमिटेड वेदर मॉडल्स है हमारे पास और उन मॉडल्स की भी लिमिटेड कैपेसिटी है डेटा एनालिसिस की या फिर डेटा प्रिडिक्शन की. डेटा इंटरप्रिटेशन, लोकलाइज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जी हाँ बिल्कुल, लोकलाइज्ड इवेंट्स जिनका लोकलाइज्ड ही इम्पैक्ट है उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जैसे क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग इवेंट्स, है ना. तो दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो इसमें बेसिकली आप जानते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट इतना वैसी कॉम्प्लेक्स है, इतना ह्यूमिड और ये सब कुछ, कि इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट वेदर एक्यूरेटली. तो ये ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो आप जानते ही हैं. ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से. तो इसको हम ढंग से देखेंगे. फिर उसके बाद ये स्कीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी बार इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम. ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है. तो आपको ये याद रखना है, IIT दिल्ली ने पहला हाई रेजोल्यूशन इंडियन लैंडस्लाइड एक्सेसिबिलिटी मैप क्रिएट किया है. इंडियन लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी मैप, ILSM. ये डिवाइड करता है पूरे टेरेन को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में. ऑफ कोर्स ये जोन्स कैसे डिवाइड किए गए हैं? बेस्ड ऑन द लाइकलीहुड ऑफ लैंडस्लाइड अकरेंस, कि यहाँ पे कितना लाइकलीहुड है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, कितने इंटेंसिटी का हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट. तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होना चाहिए. की फीचर क्या है इस ILSM का? एम्ब्रेसिंग बिग डेटा, इसमें बिग डेटा को यूज किया गया है, MMLs, मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स, या फिर दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. ये इनकॉर्पोरेट करता है 16 लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर्स को, 16 लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर्स को, जैसे हाइट, स्लोप, सॉइल कॉम्पोजिशन. ऑफ कोर्स लूज सॉइल कैसी है, जितनी लूज सॉइल होगी उतना ज्यादा चांसेस है लैंडस्लाइड्स के. स्लोप कैसा है, स्टीप, स्टेबल, व्हाटएवर. रोड डिस्टेंस, रिवर प्रॉक्सिमिटी, कितना पास है नदियों के, या वेजिटेशन कवर कितना है होल्ड ऑन करने के लिए सॉइल को, प्रेसिपिटेशन कैसी होती है इस जगह पे. सो 16 इस तरह के फैक्टर्स, और उसके बेसिस पे हमने एक क्लासिफिकेशन की है. ठीक है, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन मैपिंग है. अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशन है 100 मीटर का विद ओवर 95% एक्यूरेसी, 95% से भी ज्यादा एक्यूरेसी है. ओके,
इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 वल्नरेबिलिटी क्लासेस में, जहां आप ये बिल्कुल देख सकते हैं रेड वाला एरिया जहां जहां पे भी होगा, ये पूरा एरिया, ये है वेरी हाई लाइक्लीहुड ऑफ, और साथ में इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सब वल्नरेबिलिटी आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी लैंडस्लाइड्स की यहाँ पे है। फिर उसके बाद हाई, हाई के लिए आप ये देख सकते हैं ये एरियाज, ये थोड़ा सा एरिया, ठीक है, ये हाई वाली कैटेगरी में। फिर मीडियम पे जहाँ पे भी येलो है, और तो बहुत हॉच पॉच लग रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लो, फिर वेरी लो, ओके। की फाइंडिंग्स क्या है ना, प्लीज पे अटेंशन हियर। की फाइंडिंग्स क्या है? ओवरऑल लैंडस्केप एक्सेप्टेबिलिटी टू लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। ओवरऑल इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया है जो सक्सेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड्स? 13.17% हमारा जो पूरा एरिया है, हमारे पूरे एरिया का 13.17% यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत है, ओके। और एरिया में से 4.75% इतना है which is categorized as very highly susceptible, okay, so please pay attention here। ये हमारा सबसे बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए। तो ये जो हम IIT दिल्ली का मॉडल है, ये बताता है 13.17% इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है प्रोन टू और सक्सेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। लेकिन ऑलरेडी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो 12.6% बताता है एरिया। तो कुछ अपडेट की यहाँ पे जरूरत है, ओके। तो ये यहाँ पे वी मस्ट अंडरस्टैंड रीजनल वेरिएशन। हम देखें अगर सक्सेप्टेबिलिटी में, तो सिक्किम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया, यानी कि सिक्किम का मोर देन हाफ ऑफ द एरिया इज सक्सेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट एब्सोल्यूट एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया कहाँ पे है ना, कहाँ से सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है जो सक्सेप्टेबल है एब्सोल्यूट नंबर्स में, ठीक है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। केरला में, केरला इज लाइक अ नॉन हिमालयन रीजन, है ना, तो अमंग द नॉन हिमालयन रीजन्स केरला हाईएस्ट एरिया आप कह सकते हैं, हाईएस्ट एक्सेप्टेबिलिटी लैंडस्लाइड्स की केरला में है, ये आपको याद होना चाहिए। केरला वेस्टर्न घाट्स में आता है, वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड होते हैं। इनफैक्ट एज फार एज आई रिमेंबर 2021 में लैंडस्लाइड्स कैसे हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में डिफर करते हैं, उनके कॉजेटिव फैक्टर्स, ये पूरा सवाल आया हुआ है 2021 के मेंस में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। आप चाहें तो ये इस तरह के मैप भी बना सकते हैं इस तरह के आंसर्स में, ओके। ये इंफॉर्मेशन केरला के ऊपर और ये बेसिक आप कोट कर सकते हैं ILSM को। अब एक और चीज हमें नई यहाँ से पता चलती है, वो ये है कि ईस्टर्न घाट्स के कुछ एरियाज, ये छोटे छोटे से ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे स्पेर्सली पॉपुलेटेड, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं न्यू लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को। ईस्टर्न घाट्स शो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज not reported by any of the previous models or government records। सिग्निफिकेंस क्या है ILSM की? ऑफकोर्स इससे बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सकती है, बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होगा, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी और इंप्लीमेंटेशन होगी तो, और हमें डेटा ड्रिवन अप्रोच मिलती है, ओके, हमारी पॉलिसीज के लिए। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है लैंडस्लाइड डायनामिक्स की, जिससे रिसर्चर्स को साइंटिफिक स्टडी फैक्टर्स को ऑफ कोर्स हेल्प होगा इन कंट्रीब्यूटिंग टू लैंडस्लाइड्स, अर्ली वार्निंग, प्रिपेयर्डनेस। ऑफ कोर्स दीज आर सम वेरी बेसिक पॉइंट्स। लैंडस्लाइड के बारे में आपको बहुत ही, जो आपका स्टैटिक है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है ऑफ कोर्स, है ना, एक किसी भी चीज को, और फिर एक होता है फ्रिक्शन, है ना, जो बिल्कुल दो चीजों के बीच में एग्जिस्ट करता है और उसको वहीं खड़े रखता है ना। तो जब ग्रेविटी ओवरकम कर ले फ्रिक्शनल फोर्सेस को या एक्सीड कर जाए फ्रिक्शनल फोर्सेस को, तो फिर स्लोप फेलियर हो जाता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। सो लैंडस्लाइड्स अकर व्हेन ग्रेविटी फोर्सेस pushing on hill slope material exceed the frictional forces holding the material in place, which causes slope failure, okay। लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे मैं क्वेश्चन लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी पे पूछ रही हूँ, तो आपने लैंडस्लाइड तो डिफाइन कर दिया, तो ये भी तो लिखोगे लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है ना। सो इट्स लाइक
कितना पोटेंशियल है स्लोप फेलियर का। ओके, सो ये बेसिक मतलब कितना पोटेंशियल है लैंडस्लाइड होने का, उसे हम LS कहते हैं। सो ड्यू टू स्टीप स्लोप्स, हाई रेनफॉल, मोस्ट ऑफ द लैंडस्लाइड्स अकर होती हैं नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में, फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट। सो सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, कॉजेज क्या होते हैं? ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन 36 चीजों की, जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। बारिश होगा, स्लोप होगा, टेरेन होगा, पानी, रिवर, सब कुछ, है ना। ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है लैंडस्लाइड्स में। कौन कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर्स लैंडस्लाइड्स कॉज करते हैं? हिमालयाज में। अब हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं प्रोन टू डेन्यूडेशन एंड इरोजन, ऑफ कोर्स, राइट। और आप जानते हैं जितना ज्यादा इरोजन का चांस है उतना लैंडस्लाइड्स का चांस बढ़ जाता है। और स्टीप स्लोप्स, है ना, स्लोप्स भी यहाँ पे स्टीप है एकदम, और रिवर्स भी रैपिड रिवर्स हैं, जिसकी वजह से टो इरोजन भी होता है। जो रिवर के बिल्कुल बैंक है उसका इरोजन इतना ज्यादा है ना। तो ये सब कुछ आप जानते हैं, इतना वेलोसिटी है रिवर्स में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द लैंड स्लाइड्स इन द हिमालयाज आर रॉक फॉल्स, दैट यू नो वेरी वेल, क्योंकि वो ग्रेविटी में ऐसे बिल्कुल जैसे स्लोप इतनी स्टीप है, तो यहाँ से सीधा यहाँ मतलब रगड़ेगा भी नहीं, इट्स जस्ट ऐसे बिल्कुल रॉक फॉल हो जाएगी। आई होप you understand that. Okay, geological dynamics of landslides in western ghats। तो western ghats में आप जानते हैं है basalt rock, है ना, volcanic eruption और ये सब वगैरह की वजह से we have basalt rocks। और gentle sloped rivers, वहां पे steep slopes भी नहीं है ना, बहुत हद तक तो rugged और एकदम आप जानते हैं कि hills भी इतने बड़े नहीं है, all that, है ना। तो रॉक फॉल्स तो इतने नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, और इसकी वजह से होती है बहुत ज्यादा वेदरिंग या इरोजन या व्हाटएवर, है ना, जो भी आप वेदरिंग समझते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से वी हैव लाइक डेवलप्ड अ वेरी थिक लेयर ऑफ रेगिलिथ, जिसकी वजह से मड स्लाइड्स होते हैं। आप जानते हैं बहुत ज्यादा गीली मिट्टी रहती है बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में, और उसका डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा पानी का रिटेंशन बढ़ जाता है, तो वो पूरा का पूरा मड स्लाइड्स बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का वो हमें बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। आप जानते हैं कोस्टल एरियाज एंड ऑल, you know that very well. Role of rainfall in landslide triggering। अब ऑफ कोर्स अगर यही एक सवाल बन जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेनफॉल इन लैंडस्लाइड ट्रिगरिंग, एक पूरा लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन है जिसमें 3 सब पार्ट्स हैं उसके, जिसमें से एक सब पार्ट ये है दैट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद स्पेशल रेफरेंस टू रोल ऑफ रेनफॉल इन लैंडस्लाइड ट्रिगरिंग। तो देखिए रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी इंटेंसली रेनफॉल हो रही है, बहुत भारी रेनफॉल या कैसे ड्रिजल कर रही है सिर्फ एंड ऑल दैट, ये एक तो इंटेंसिटी और कितनी देर तक हो रही है। क्लाउड बर्स्ट भी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं कि वो बादल सच में फट जाता है, वो तो एक मेटाफर है कि हम बोलते हैं कि बादल फट गया इतनी बारिश हो गई, तो इट्स नॉट दैट एक्चुअली। वो इतनी दिन तक रेनफॉल होती रहती है और इतनी इंटेंसली रेनफॉल होती रहती है कि हम उसे बादल फटना कहते हैं। तो वैसे ही ये दोनों फैक्टर्स इंटेंसिटी और ड्यूरेशन डिटरमाइन करेंगे लैंडस्लाइड ट्रिगर होगी कि नहीं। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स में तो बहुत ही कम रेनफॉल। अब देखिए ये ना आपको ऐसा लग सकता है कि हिमालयाज तो बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, तो वहां पे बड़ी थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए होती होगी एक लैंडस्लाइड होने के लिए। नहीं, वेस्टर्न घाट्स में बहुत कम रेनफॉल चाहिए टू ट्रिगर लैंडस्लाइड्स व्हेन कंपेयर टू हिमालयाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई सॉइल डेप्थ है वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, और हाई सॉइल डेप्थ होने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन है, जो मैं मड स्लाइड्स ऊपर बता रही थी। तो इट इंक्रीजेस पोर वाटर प्रेशर अल्टीमेटली लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स। अगर हम कॉजेटिव फैक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो हमने जियोलॉजिकल फैक्टर्स बात कर लिए,
जियोलॉजिकल डायनामिक, वेस्टर्न घाट्स की बात कर ली, रेनफॉल की बात कर ली, तो ह्यूमन का क्या कंट्रीब्यूशन है लैंडस्लाइड रिस्क में? तो हमने तो अर्बनाइजेशन की है एकदम ही माइंडलेस, उससे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, है ना? तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ या कहीं भी, ये सब कुछ हमारा सबका खुद का बनाया हुआ है। वहां पे बड़े बड़े रिजॉर्ट बना लिए जिसकी मिट्टी एकदम आप कह सकते हैं लूज है, डेबरीज पे बना लिया हमने, वो एक रॉक भी नहीं है, कुछ नहीं है वो, ठीक है? तो रोड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, है ना, टूरिज्म के चलते कहीं भी कंस्ट्रक्शन, कुछ भी रिजॉर्ट बना लो डेवलपमेंट के नाम पे, बिल्कुल माइंडलेस डेवलपमेंट, है ना? तो इससे होती है स्लोप इंस्टेबिलिटी, ओके? और फिर होंगे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज सारी रुक जाएंगी। डेवलपमेंट ही आप कर रहे थे लेकिन माइंडलेस कर रहे थे, तो आप ही की डेवलपमेंट रुक गई, विच इज सो सैड, वेरी सैड, ओके? चैनल ब्लॉकिंग हो जाएगी, रिवर डाइवर्ट ही हो जाएगी, अपने पूरा डायरेक्शन ही बदल लेगी, है ना? और डायरेक्शन बदल लेगी तो उससे कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, जो जो पूरी पूरी अपनी जिंदगी, अपना जो आप कह सकते हैं जो पैसा जोड़ता है एक इंसान घर बनाने के लिए, घर तो सबका सपना है ना, एक खुद का घर, सुंदर घर, है ना? कौन, इससे बड़ा सपना तो कुछ नहीं हो सकता किसी का, नॉट इन दैट सेंस, पर पैसा सबसे ज्यादा जो एक इंसान लगाता है वो अपने घर पे ही लगाता है। तो पूरी जिंदगी आप पाई पाई जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक डिजास्टर हो जाता है विच इज ऑफ आवर ओन मेकिंग। बाय आवर ओन मेकिंग आई डोंट मीन कि हमने अपना खुद का घर ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं, ह्यूमंस का, ठीक है? एंड देन वी आर डिस्प्लेस्ड, इट्स सो सैड, वेरी सैड, ओके? लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जी हाँ बिल्कुल। तो इनिशिएटिव्स भारत ने क्या लिए हैं? एनडीएमए की गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें बोला जाता है कि लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ये आईएलएसएम कर रहा है। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए और अवेयरनेस जनरेशन होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए कम्युनिटीज की, और प्रिपेयर किया जाना चाहिए माउंटेन जोन रेगुलेशंस और पॉलिसीज को। और साथ ही में एनडीएमए की गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी ये भी कहती है कि क्रिएट किया जाना चाहिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के लिए। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल बॉडी, बेसिकली आप इस जगह कह लीजिए, जिसका एकमात्र काम सिर्फ लैंडस्लाइड मैनेजमेंट हो, ठीक है? फिर उसके बाद नेशनल लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, एनएलएसएम प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है 2014-15 में, जिसके तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है लैंडस्लाइड एक्सेप्टेबिलिटी मैपिंग को ऑफ 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके? लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, जी हाँ बिल्कुल, लैंडस्लाइड वल्नरेबल रीजन्स का एटलस आपको मिल जाएगा, 17 स्टेट्स और 2 यूटीज का इंडिया का, ओके? जिसमें मोस्टली हिमालयन और वेस्टर्न घाट स्टेट्स ही हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट रिमेंबर कब, लेकिन हम कर चुके हैं, ओके? इसे डिस्कस। फिर आते हैं पृथ्वी स्कीम के ऊपर। पृथ्वी इज एक्चुअली किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ओके? 2021 से 2026 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स इसके अंडर आ जाती हैं, जो बहुत ध्यान से सुनिए। पहला है अक्रॉस, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में इसमें से कोई भी एक अगर एक्रोनिम दिया हुआ है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे अक्रॉस हैज बीन रिसेंटली सीन इन न्यूज, है ना? तो क्या है ये, व्हाट डज इट एक्चुअली एसोसिएट विद? या फिर sage was recently seen in news, what is it associated with, है ना? So you must know, इसके सबके फुल फॉर्म्स इसलिए पता होनी चाहिए आपको, ताकि आपको उसका आइडिया हो कि ये स्कीम या ये इनिशिएटिव है किस चीज के बारे में। तो अक्रॉस, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर, इतना याद रखिएगा, तो आप बिल्कुल आप वहां पे सही आंसर करके आएंगे, ठीक है? अक्रॉस एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज। OSMART, O stands for ocean. So OSMART is Ocean Services Modeling Application Resources and Technology. PACER, P stands for Polar Science and Cryosphere Research. PACER तो बहुत recently हमने discuss भी किया है, बहुत detail में। SAGE, SAGE में S stands for Seismology, Seismology and Geosciences. Reach Out, Reach Out में R stands for Research, Research, Education, Training and Outreach, ठीक है? तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है पृथ्वी स्कीम के, कि हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करनी है एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, सॉलिड अर्थ की, ओके? ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें
वाइटल साइंस हमारे अर्थ सिस्टम के और क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, मॉडल्स बना सके, अंडरस्टैंड कर सके, प्रिडिक्ट कर सके वेदर को, ओशन को, क्लाइमेट हजार्ड्स को, अंडरस्टैंड कर सके क्लाइमेट चेंज के पीछे साइंस क्या है, एक्सप्लोर कर सके पोलर और हाई सीज रीजन्स को डिस्कवरी के लिए और न्यू फिनोमेना के, डेवलप कर सके टेक्नोलॉजी को जिससे हम एक्सप्लोर करें और सस्टेनेबली हार्नेस करें ओशन रिसोर्सेज को सोसाइटल एप्लीकेशंस के लिए। ट्रांसलेशन, हमें बेसिकली क्या करना है, जो नॉलेज है हमारी अर्थ साइंसेस की उसको सर्विसेज में ट्रांसलेट करना है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करना है ताकि वो कुछ सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पृथ्वी के। तो इन स्कीम्स के बारे में, जो ये सब स्कीम्स है अक्रॉस, जिसमें हम डेवलप, अक्रॉस में ए स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर, डेवलप करना ग्लोबल एडवांस्ड वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को। इसका मेजर कंपोनेंट्स क्या है अक्रॉस में? मॉनसून MC4 is basically मॉनसून कन्वेक्शन, क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें इंप्रूव करना है हमें ऑब्जर्वेशनल डेटाबेस को और क्लाइमेट ऑफ मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन चेंजेस को। HPCS, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, हमें डेवलप करना है मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, जिससे हम एटमॉस्फेयर ग्लोबल प्रेडिक्शन मॉडल्स बना सके। MM2 विच इज मॉनसून मिशन 2, हमें प्रिडिक्ट करना है वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को, डेवलप करना है क्लाइमेट एप्लीकेशन को। एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ये तो ऑफ कोर्स द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स what it means. OSMART, Oceanographic Research Activities for providing forecasts and services for sustainable harnessing of our oceanic resources. अब इसमें क्या है, ओशन ऑब्जर्वेशन और नेटवर्क, ओके, मरीन लिविंग रिसोर्सेज प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। MLR प्रोग्राम क्या है, हमें डेवलप करना है एक इकोसिस्टम मॉडल को ताकि हम मैनेज कर सके सभी लिविंग रिसोर्सेज को जो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है सी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे, जिसमें हमें बेसिकली सी वाटर क्वालिटी में क्या पीरियोडिक चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज फॉर द गुड एंड व्हाट इज फॉर द बैड, एंड देन एक्टिंग ऑन द बैड टू मेक इट गुड। ओके, ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, OOS, ओशन मॉडलिंग डेटा सिमुलेशन एंड प्रोसेस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम। डीप ओशन मिशन तो आप जानते हैं, एक्सप्लोर करना डीप ओशन को रिसोर्सेज के लिए, डेवलप करना डीप सी टेक्नोलॉजीज को सस्टेनेबल यूज के लिए ओशन रिसोर्सेज की। ओके, और क्या एक्टिविटीज हम करेंगे ओ स्मार्ट में? हमें स्टडी करना है गैस हाइड्रेट्स को, जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था इन्वायरमेंट की। गैस हाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली जब गैस सॉलिडिफाई हो जाती है आइस के रूप में, और गैस के आसपास बेसिकली आप कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म इनटू, इट्स लाइक आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसमें मीथेन होता है यूजुअली। ओके, खैर, नॉट गेटिंग इनटू दैट। सी फ्रंट रिसर्च फैसिलिटी हार्नेसिंग ओशन एनर्जी फॉर जनरेटिंग फ्रेश वाटर। पेसर पे आते हैं, हमें इंटीग्रेट करने हैं सारे ही साइंटिफिक रिसोर्स प्रोग्राम्स जो पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ओके, मुझे आपको यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। आप जानते हैं इंडिया के साइंटिफिक एक्सपीडिशंस के बारे में, जो ऑफ कोर्स अंटार्कटिका में गई हैं, या फिर जो रिसर्च बेसिस हम मेंटेन करते हैं अंटार्कटिका में। फिर इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, आप जानते हैं हम क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए, सी लेवल चेंज को स्टडी करने के लिए आर्कटिक में वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और हम स्टडी कर रहे हैं फ्योर्ड्स को। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रिसेंटली आई वुड टेल यू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और अगर आप फ्योर्ड्स के बारे में क्यों न्यूज़ में था, इसकी सीनिक ब्यूटी और कुछ एग्जाम्पल्स। खैर, इस पे एक अच्छा मटेरियल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यू नेवर नो, आपके GS1 में ये वर्बैटिम क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये एक जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन है और ये आपका एक टॉपिक है GS1 का। यू मस्ट नो दिस, इट वॉज एक्चुअली वेरी मच इन न्यूज़ कि क्यों ये सबसे ज़्यादा टूरिज्म का केंद्र है। तो ये GS1 का एक क्लासिक टॉपिक है फ्योर्ड्स, रिसेंटली।
ओके, इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू द सदर्न ओशन, ISESO, स्टडी करना सरकमपोलर करंट को, है ना, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के रोल को, इसके रोल को, बायोजियो केमिस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, फ्योर्ड्स क्या होते हैं। तो ना ये डिपिक्ट नहीं कर सकता, आई होप आप जानते हैं, आपने कभी तो सर्च किया होगा, देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, फ्योर्ड्स एक्चुअली लॉन्ग, नैरो, डीप इनलेट हैं सीज के। और ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है ये एक्चुअली माउंटेन्स हैं, ये दो साइड पे, और ये बीच में बेसिकली हमारा नैरो, इतना नैरो बन नहीं पाया, ये इतना नैरो सा बेसिकली होता है हमारे पास फ्योर्ड्स। ठीक है, तो फ्योर्ड्स आर सराउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स और माउंटेन्स। ओके, और ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बेसिकली ग्लेशियल आइस की इरोजन की वजह से। खैर, एक सवाल यही बन सकता है, हाउ आर फ्योर्ड्स फॉर्म्ड, व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्योर्ड्स, है ना। एक सवाल अगर मैं फ्योर्ड्स पे बना रही हूँ, तो अब देखिए ये ऐसे सवाल है, अगर आपको यही नहीं पता फ्योर्ड्स होते क्या है, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट ही मत करना, क्योंकि कुछ भी लिखने से अच्छा है, एग्जामिनर को इरिटेट करने से अच्छा है कि कुछ ना लिखें आप। अगर टूरिज्म का एक पार्ट कुछ आप बना के लिख सकते हैं तो लिख देना, बट अदरवाइज डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन सच क्वेश्चंस, कहीं और दीजिए फिर अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्योर्ड्स बहुत नॉर्मली आपको मिलेंगे, और सबसे पहले हमारे दिमाग में फ्योर्ड्स सुनते ही नॉर्वे आ जाता है, क्योंकि रिसेंटली हमने फ्योर्ड्स को डिस्कस किया था, तो हमारी साइंटिफिक एक्सपीडिशन वहाँ स्टडी वगैरह करने के लिए, तो हम फ्योर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम के तहत, तो हमने तब भी इसको डिस्कस किया था। सो फ्योर्ड्स डेफिनेटली आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे बेसिकली हम फॉर्मेशन, अगर जैसे इसका इस आंसर का एक सब जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो था फॉर्मेशन, कि फॉर्म कैसा होता है। तो 3-4 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही कि कैसे फॉर्म होता है बेसिकली, ग्लेशियल इरोजन, ठीक है, तो कैसे जो आइस एज थी, जब मैसिव ग्लेशियर्स हुआ करते थे, तो अब नहीं आइस एज, है ना, तो ग्लेशियर रिसीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से what we see today is this water that was there in the glaciers, और जो वैलीज ऑलरेडी यू शेप्ड एग्जिस्ट करती थी, तो उसमें ये ग्लेशियल इरोजन की वजह से बेसिकली हम ये फ्योर्ड्स देख रहे हैं आज, है ना। सो when massive glaciers carved out deep U-shaped valleys as they moved, okay, eroding the whole landscape there, तो तब हमें फ्योर्ड्स मिले। जैसे नॉर्वे का आप जो सोग्ने फ्योर्ड देखेंगे, तो घुमा फिरा के आप कुछ भी लिखें कि ग्लेशियर्स थे मैसिव, दे कार्व्ड आउट, as they moved they carved out the whole landscape and they formed fjords, इतना सिंपल आप लिख सकते हैं। फिर एक एग्जांपल लिख दें नॉर्वे के इस फ्योर्ड का, ठीक है, तो ये ऐसे ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप सी लेवल राइज एक पॉइंट बना दें, जबकि सब एक ही तरह से इंटरलिंक्ड है। आई टेल यू हाउ, पर क्योंकि अब आपको आंसर लिखना है, और GS1 में हमारे पास बहुत कुछ होता नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इट्स जस्ट लाइक 2-3 पॉइंट, अब उसका कैसे बनाएं आप, 2 पेज में 3 पेज में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो राइजिंग सी लेवल्स कैसे, इसका एक कॉजेटिव फैक्टर है, क्योंकि ग्लेशियर स्टार्टेड मेल्टिंग at the end of the ice age, it led to the submergence of glacially carved valleys, जो अभी हमने ऊपर देखी glacially carved valleys ही थी वो, है ना, जो इरोजन की वजह से हुई थी लैंडस्केप के। तो अब ये पानी जो मेल्ट हुआ है ना, सबमर्जन इससे हो जाएगा, it will fill the valleys completely with the sea water forming the fjord। और इसका एग्जाम्पल आप लिखते हैं कुछ याद रहे ना रहे, फ्योर्ड्स का नाम सुनते ही आज के बाद से, क्योंकि इतना आसान है, आपको याद आ जाएगा मिलफोर्ड साउंड फ्योर्ड का नाम। मिलफोर्ड साउंड फ्योर्ड कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में,
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो एक पॉइंट तीसरा टेक्टोनिक एक्टिविटी का बना लें। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भी फ्योर्ड्स बन सकते हैं। फ्योर्ड्स बेसिकली क्या है, आपको पहले एक पतली सी वैली निकालनी है जिसमें पानी भरना है। दिस इज लाइक द होल रैशनल ऑफ फ्योर्ड्स, है ना। तो अब पतली सी वैली कैसे भी बन सकती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भी बन सकती है, जहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट है इट अंडरगोज अ वर्टिकल मूवमेंट, है ना, विच कॉजेज द लैंड टू सिंक and which in turn allows the sea water to enter, creating fjords. And this of course can happen because of tectonic activity. And then a part of my question was, what are the reasons why fjords constitute some of the most picturesque areas in the world, or tourism, or whatever. इसलिए करते हैं क्योंकि these are the most stunning, geological formations. Now let's try to form some points here. Okay, so stunning geological formations. Okay, इनका it's deep narrow inlets, आसपास steep cliffs हैं, shooting हो सकती है, and all that, U-shaped valleys. तो एक बहुत ही striking landscape हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक बहुत beautiful example दूँ तो आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं ट्रेसी एम फ्योर्ड को, अलास्का का। ठीक है, तो ये जो ट्रेसी एम फ्योर्ड है यूएसए अलास्का, तो ये आप बिल्कुल, और क्या रीजन है इसके, अल्टीमेटली वी हैव टू फ्रेम पॉइंट्स, तो हम कुछ भी लिख देंगे, लश ग्रीनरी, वाटरफॉल्स, थिंग्स लाइक दैट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। या फिर पिक्चरिस्क फॉर्मेशंस, तो जो रगड क्लिफ्स हैं जो इसको सराउंड कर रही हैं फ्योर्ड्स को, सो ये जो क्लिफ्स हैं ये बैरन ऐसी नहीं है, ये आप कभी देखिए आपको पता चलेगा, दे आर एक्चुअली अडोर्न्ड विद लश ग्रीन वेजिटेशन एंड equally punctuated with cascading waterfalls as well. और ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स ऐड करते हैं टू दिस ऑलरेडी नेचुरल ब्यूटी। तो इसमें भी आप चाहें तो ऊपर के एग्जाम्पल्स को ही लिख सकते हैं। मिलफोर्ड साउंड फ्योर्ड इज लाइक ब्यूटिफुल सीन। और आप एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो वो है कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स, ये आप मिस मत कीजिएगा। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे फॉर्म होता है, टावरिंग क्लिफ्स हैं, रॉकी टावरिंग क्लिफ्स, है ना, एंड देन वी हैव बिल्कुल सीरीन डीप ब्लू वाटर्स। सो दिस इज लाइक juxtaposition of elements, like contrast of elements, है ना, which is definitely visually arresting, है ना। तो दो बिल्कुल ही एक टफ चीज साइड पे और बिल्कुल बीच में सिरेनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। आप कुछ नॉर्वे के फ्योर्ड यहाँ लिख सकते हैं, जैसे जिरेंजर फ्योर्ड, है ना, यू कैन बिल्कुल राइट इट। ये है नॉर्वे का। ओके, तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं। और भी कुछ वही रिच बायोडाइवर्सिटी, इंटरप्ले ऑफ लाइट वाटर एंड लैंडस्केप, जैसे अलास्का का ग्लेशियर बे है ना, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से दे आर वेरी फेमस। ओके, अब ये एक सवाल मेंस का बन सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टू सर्विस फॉर द सोसाइटी। तो ये अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं पर अच्छे हैं। मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तरीका बहुत अच्छा है कि साइंस टू सर्विस का मतलब होता है कि हमें गैप ब्रिज करना साइंटिफिक रिसर्च में और उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकलिटी वही, ताकि हमें कुछ टैंजिबल बेनिफिट मिल सके इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए, सोसाइटी के लिए एज अ होल, है ना। तो जैसे रिसर्च ट्रांसलेशन, एक्शनेबल सॉल्यूशन बनाना रिसर्च से, एक अच्छी रिसर्च होगी, अब क्या करें उसका, ठीक है। तो जैसे डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एग्जाम्पल, है ना। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब हमें ट्रांसफर करना है नई डिस्कवरीज को लेबोरेटरी से मार्केट, फ्रॉम लैब टू मार्केट, है ना, जहाँ पे उसे यूटिलाइज करा जा सके। जैसे क्रिस्पर Cas9 को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट में। डेवलप कर रहे हैं हम क्या, GM क्रॉप्स को,
है ना, कोलैबोरेशन करना साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, ताकि हम साइंटिफिक डिस्कवरीज को कमर्शलाइज कर सकें। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना मार्केटिंग में, फिर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों को क्लब करना, जैसे स्किलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज पे विच आर बहुत इंपॉर्टेंट। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताती जाऊंगी, प्लीज आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपके लिए कूनो नेशनल पार्क वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से यहाँ जो चीताज लाए गए थे, देखिए यहाँ पे एक नामीबियन चीता ने, जिसको ट्रांसलोकेट किया गया था KNP में, यानी कि कूनो नेशनल पार्क में, शी गेव बर्थ टू 4 cubs। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और ये पार्ट है सेंट्रल इंडियन विंध्यन हिल्स का। ड्राई डिसीडियस आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट है। कूनो रिवर यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है। ड्राई डिसीडियस याद रखिएगा आप प्लीज। किस तरह का फ्लोरा, प्लांट्स किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं यहाँ? कार्डाई, सलाई, खेर ट्रीज अलोंग विद वास्ट ग्रासलैंड्स। फौना, स्पॉटेड डियर, ये सब कुछ देख लीजिए, नीलगाय, ब्लैक बक एंड ऑल। तो चीता के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो लाइक फास्टेस्ट लैंड मैमल, और ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, जो ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल। लेकिन आपको एक चीज़ मुझे लगता है चीता के बारे में पता होनी चाहिए कि ये 3 मेन सोशल ग्रुप्स में रहते हैं बेसिकली। एक तो फीमेल और उनके कब्स जो हैं वो रहते हैं अपने ग्रुप में, और देन यू ऑफ कोर्स नो जो मेल कोलिजन्स हैं, मेल 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 ऑल मेल्स, फिर सॉलिटरी मेल्स। इस तरह से बेसिकली चीताज डू लिव। और फीमेल्स तो वेरी वेल, वो एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब वो स्प्रे करेंगे सर्च के लिए अपने होम रेंजेस में। मेल्स आर मोर सिडेंट्री, पड़े रहते हैं बेसिकली एक जगह, आलसी, सिडेंट्री, ऑल दैट, इतना ज़्यादा मूव नहीं करते। नोमैडिक तो बिल्कुल नहीं है मेल्स, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, वेरी स्मॉल टेरिटरीज दे डू हैव। सो ये कुछ चीज़ें यू मस्ट नो के। अब क्योंकि ना एक और चीज़ आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में जेस्टेशन पे क्वेश्चन आ चुका है एलिफेंट की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसलिए है, वैसे तो ऐसी चीज़ें इस तरह वर्बैटिम तो नहीं रिपीट होती, लेकिन क्योंकि ना यहाँ पे कब्स का बर्थ हम बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे देख रहे हैं चीताज का ना, तो आपको ना इनका पता होना चाहिए, इनका प्रेगनेंसी का टाइम, और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू ऑफ कोर्स मस्ट अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पता होना चाहिए कि 3 months का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, तो इसके बाद फाइनली यानी कि प्रेगनेंसी इनकी 3 महीने चलती है, फिर फीमेल्स गिव बर्थ टू 3 से 4 कब्स, जैसे कि आपने 4 कब्स यहाँ देखा है, तो 3 to 4 कब्स ही बेसिकली दे गिव बर्थ टू। और जो चीता के कब्स होते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनको जो बाकी कार्निवोर्स है ऑफ कोर्स दे आर बेबीज अल्टीमेटली, सो दे आर प्रोन टू प्रीडेशन बाय देम। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं दे वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कब्स। ऑफ कोर्स मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, बट ये आपको पता होना चाहिए। और चीता ऑफ कोर्स रात को सोते हैं और दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हम आते हैं वेज बैंक इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या पता होना चाहिए? वेज बैंक इकोसिस्टम, अब आप जानते हैं हेल्प पॉलिसी एक एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसको हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसका इम्पैक्ट हमें वेज बैंक इकोसिस्टम पे देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ है। तो वेज बैंक इकोसिस्टम लाइज साउथ ऑफ केप कॉमोरन इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कोस्टल एरियाज इन द वर्ल्ड। ओके, जो इंदिरा पॉइंट के आसपास आप ये सब कुछ देखते हैं आपको मिल जाएगा। वेज बैंक इकोसिस्टम याद रखिएगा कहाँ है, ये याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के पास। ओके, ऑलराइट, सो यही बेसिक फैक्चुअल चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी। विलिंगडन आइलैंड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। विलिंगडन का नाम सुनते यू नो वेरी वेल, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड विलिंगडन, इनके नाम पे बेसिकली ये रखा गया था, क्रिएटेड इन 1933। ओके, तो डिमांड रेज की गई है कि विलिंगडन आइलैंड को दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि अब ये डिजर्टेड अपीयरेंस देने लगा है, बिल्कुल बंजर सा लगने लगा है। तो वी शुड बी डूइंग दैट। विलिंगडन आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड्स है कंट्री का, यानी कि इंडिया का, लोकेटेड नियर कोची। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ लाया करता है।
और कैसे इसको बनाया गया था केरला में, बेसिकली इसको जो सॉइल ट्रेंच था, हमने बेसिकली क्या किया, जो वेम्बनाड लेक है ना, उसको वी एक्चुअली सॉ इट्स डीपनिंग, सो सॉइल ट्रेंचिंग हुई, तो उस सॉइल से बेसिकली आर्टिफिशियली हमने क्रिएट किया था मॉडर्न यू नो इस वेम्बनाड आइलैंड को, विलिंगडन आइलैंड को, सॉरी। आपको कोरल आइलैंड्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और आप बेसिक मैपिंग करेंगे तो आप कोरल आइलैंड्स ज़रूर देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने एक अर्थक्वेक देखा 6.3 मैग्नीट्यूड का। तो कोरल आइलैंड्स बेसिकली आर्किपेलागो है जो एक्सटेंड करता है कामचटका पेनिनसुला से लेके होकाइडो आइलैंड तक जापान के। कामचटका पेनिनसुला रशिया, होकाइडो आइलैंड जापान, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। होकाइडो, कामचटका, इनके बीच में है ये कोरल आइलैंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सेपरेट करता है सी ऑफ ओखोट्स्क को पैसिफिक ओशन से। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सेपरेट सी ऑफ ओखोट्स्क फ्रॉम पैसिफिक ओशन। बहुत सारे आइलैंड्स इन कोरल आइलैंड्स के जियोलॉजिकली एक्टिव हैं, और रशिया और जापान दोनों ही अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करते हैं ओवर दीज 4 आइलैंड्स, ओके। इनको जापान में नदर्न टेरिटरीज कहा जाता है और रशिया में साउथ कोरल्स। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। अब देखिए, इन्वेजिव स्पीशीज की कुछ ज़्यादा ही बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा रिसेंटली इन्वेजिव स्पीशीज में से बात हो रही है न्यूज़ में, वो है मस्कीटो फिश। तो आप 2 स्पीशीज जानते हैं मस्कीटो फिश की, गैम्ब्यूशिया एफिनिस, गैम्ब्यूशिया हॉलब्रू की। तो गैम्ब्यूशिया के बारे में आप याद रखिएगा, ये क्या है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ है ना। तो दिस इज मस्कीटो फिश, ओके। तो मस्कीटो फिश है, क्या करती होगी, मस्कीटो खाती होगी। और क्यों अच्छी चीज़ थी ये, क्योंकि मस्कीटोज हमारे लिए ख़त्म हो रहे थे, तो लोकल वाटर बॉडीज़ में इनको मस्कीटो मेनेस को ही एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, हमें पता चला इनकी फीडिंग हैबिट्स और जो इनका एग्रेसिव बिहेवियर है, वो तो बाकी एंडेमिक स्पीशीज जो नेटिव स्पीशीज है उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है इनकी वजह से, ओके। तो वही जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की वजह से होता है। अब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हमने आई थिंक पिछली या फिर पिछली से पिछली वीडियो में बहुत डिटेल मैटर इस पे आया था, जिसमें सारा इम्पैक्ट, क्या चैलेंजेस, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। गैम्बुशिया के बारे में अगर हम देखें, नेटिव टू यूएस से, मोस्टली ऐसी चीज़ें यूएस मैक्सिको से ही आती हैं। Introduced as a form of biological mosquito control, feeds on mosquito larva, and ये shallow waters में रहती है, penetrates dense vegetation growth where larva and pupa hide। 1928 में ब्रिटिश रूल के दौरान ही इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। So this is something you must know। ऑटर्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूरेशियन ऑटर तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कभी तो इस पे सवाल आ ही जाएगा, और आ भी चुका है यूरेशियन ऑटर। आई थिंक बहुत 2011-10 के आसपास आपको कोई ऐसा एक पॉइंट मिलेगा यूरेशियन ऑटर, उसमें से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो दैट वे यूरेशियन ऑटर पहली बार या वट एवर वॉज जस्ट फाउंड इन चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। यूरेशियन ऑटर ल्यूट्रा। इनके फीचर्स अगर हम देखें तो दे आर शाय एनिमल्स, नॉक्टर्नल इन नेचर, रात को जागते हैं, गुड स्विमर, एक्सीलेंट स्विमर्स, फिश कैचर, ऑफ कोर्स फिश कैच करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, इसी में 2-3 पॉइंट कवर हो गए आपके। सेमी एक्वाटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज में ही, या फिर मार्शेस में, स्वैम्प फॉरेस्ट में, कोस्टल एरियाज में, ओके, पानी के आसपास बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें यूरेशियन ऑटर का, तो इट्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इंडिया में देखें तो नदर्न, नॉर्थ ईस्ट, सदर्न इंडिया। कॉन्जर्वेशन स्टेटस देखें तो नियरली थ्रेटन्ड, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड वाला सीन नहीं है कुछ। Schedule 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Appendix 1 site। Now this is important, this is exactly what I was talking about। Vultures of India, तो prelims में ऐसा हो सकता है जिप्स बेंगलेंसिस, है ना, जिप्स समथिंग बारबैटस, या फिर जिप्स हिमालयंसिस, समथिंग जिप्स फल्वस, व्हाट आर दीज, है ना। और इसमें ऑप्शन दिया होगा फिश स्पीशीज, फिर एक ऑप्शन होगा वल्चर्स,
फिर एक ऑप्शन होगा समथिंग ऑटर्स, फिर एक ऑप्शन कुछ और होगा, एक ऑक्टोपस। एक बेकार ऑप्शन भी तो बनाना है जो सबसे अट्रैक्टिव लगे लेकिन वो आंसर ना हो। ठीक है, तो इट्स दे आर वल्चर्स। तो ये जिप्स बेसिकली शब्द देख के आपको समझ आ जाना चाहिए, ये साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, वल्चर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं डाइक्लोफेनिक वाला क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में कि कैसे डाइक्लोफेनिक के कंजम्पशन की वजह से, जो ऑफ कोर्स टॉक्सिक है वल्चर्स के लिए, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वल्चर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो अभी क्या है, ताकि उनको साफ सुथरा खाना मिले, साफ सुथरा इन द सेंस जिसमें कोई टॉक्सिन ऐड ना हो इस तरह का, तो इसलिए वल्चर रेस्टोरेंट्स हम बहुत जगहों पे देखते हैं। जैसे इस तरह के रेस्टोरेंट्स आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, रायगढ़ में, नासिक में, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिल जाएंगे। तो वैसे ही झारखंड में भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में हमें बेसिकली एक ऐसा रेस्टोरेंट रिसेंटली देखने के लिए मिला है, ओके, जिसमें यू नो हमें ये एक अनडिस्टर्ब्ड एरिया होगा जहाँ पे नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट और डेड बॉडीज बेसिकली इस तरह की जो डेड एनिमल्स वगैरह वो उनको खिलाए जाएंगे। ठीक है, तो मेनली ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में हमें वल्चर देखने के लिए मिलती है। 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स इंडिया में, इंपॉर्टेंट, ये 9 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 स्पीशीज इंडिया में वल्चर्स की एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से 3 स्पीशीज माइग्रेटरी है। ओके, दे मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स मैनुअल क्या स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं ये, सो ऑफ कोर्स, और इट कंट्रोल्स स्प्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ diseases as well, conservation status schedule 1 wildlife protection act, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके स्टार्टिंग में वल्चर पे पूरा आपको मैटर मिल जाएगा। कुमकी एलिफेंट्स इतने ज्यादा न्यूज में केरला के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो आपको कुमकी एलिफेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उड़ीसा की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है तमिलनाडु को कि हमें चाहिए कुमकी एलिफेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल रहे थे, तो हम ऑलरेडी उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, यानी कि उड़ीसा, हमें और इसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है, तो हमें कुमकी आइलैंड चाहिए होंगे। कुमकी आइलैंड से कुमकी एलिफेंट्स चाहिए होंगे। कुमकीज कौन है? कुमकीज बेसिकली कैप्टिव ट्रेन्ड एलिफेंट्स हैं जो एक्सेल करते हैं रेस्क्यूइंग में, ट्रैपिंग में और ठंडा करने में वाइल्ड एलिफेंट्स को, जो बेसिकली हानि पहुंचाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कुमकी एलिफेंट्स होते हैं, और तमिलनाडु ने कुमकीज को बहुत सक्सेसफुली यूज किया है। इनफैक्ट ये फॉरेस्ट पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काम आते हैं और हमें मदद देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम्बोल्ट एनिग्मा। हम्बोल्ट एनिग्मा यूजुअली हम क्या सुनते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कहना था कि देखिए माउंटेन रीजन्स है ना, हम मेरे हिसाब से तो वहाँ पे हायर डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है ट्रॉपिकल रीजन से भी। तो ये है हम्बोल्ट एनिग्मा। ओके, तो कन्वेंशनल बिलीफ के खिलाफ बेसिकली ये चीज जाती है। और इनफैक्ट इसमें भी साइंटिस्ट का ये कहना है कि जितना हेटेरोजेनस माउंटेन्स का जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन होता है, उतना ही ज्यादा बायोडाइवर्स वो माउंटेन का रीजन होता है। तो माउंटेन टू माउंटेन भी बेसिकली इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है टॉपिक को। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस शब्द में ही हमें पता चल रहा है कि डाइवर्सिटी कैसे लैटिट्यूड के साथ बदलती है। तो रीसेंट स्टडी ने एग्जामिन किया है कुछ मेजर क्लासेस के रोल को, माइकोराइजल फंजाई के रोल को, माइकोराइजल फंजाई। ओके, सो ये बेसिकली स्टडी है कि क्या रोल है माइकोराइजल फंजाई की मेजर क्लासेस का इन एलडीजी, यानी कि लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट में इनका क्या रोल है। तो माइकोराइजल फंजाई आप जानते हैं आर्बेस्कुलर माइकोराइजल एंड एक्टोमाइकोराइजल फंजाई में ये क्लासिफाइड होते हैं। और एलडीजी क्या है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है कि इट्स अ पैटर्न ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ स्पीशीज एट द इक्वेटर विद डाइवर्सिटी रिड्यूसिंग टूवर्ड्स द पोल्स। ये तो आप जानते ही हैं, है ना, कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी इक्वेटर पे, फिर जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता कम होता जाता है,
यहाँ पे रेंज अच्छी है इक्वेटर के पास, अच्छा स्नो, सनफॉल है, अच्छा क्लाइमेट है, थिंग्स लाइक दैट। तो इस वजह से डाइवर्सिटी इक्वेटर के पास ज़्यादा होती है। तो ये है एलडीजी का कॉन्सेप्ट। और अगर हम माइकोराइजल फंजाई की बात करें, दे फॉर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल relationships that you know very well, अब with majority of plant roots कैसे symbiotic एक association ये form करते हैं। आर्बेस्कुलर फंजाई कॉमन है इक्वेटर के पास, और जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी प्रमोट करते हैं। और एक्टोमाइकोराइजल फंजाई है कॉमन पोल्स की तरफ, हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ या हायर लैटिट्यूड की तरफ, ऑल्टीट्यूड से लैटिट्यूड बेसिकली, और ये सपोर्ट करता है सिंगल ट्री स्पीशीज को, जिसकी वजह से रिड्यूस होती है डाइवर्सिटी। तो आर्बेस्कुलर फंजाई से डाइवर्सिटी बढ़ती है जो ये इक्वेटर के पास होते हैं, और एक्टोमाइकोराइजल से कम होती है। Okay, so I will end the video here. Rest is something that you can look at your own self. Thank you so much. Please like the video.